हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत की जा रही है। तो कक्षा 8 में इस साल आपका जो सिलेबस है विज्ञान विषय का वो परिवर्तित हुआ है और इसमें ऑनलाइन जो मैटर है, आपकी किताबें जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है। और इसमें अपन जो शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है कृषि पद्धति। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है कृषि पद्धति। कृषि के द्वारा आप सभी जानते हैं हम क्या कार्य करते हैं। कृषि के द्वारा जो है हम अपना जो भोजन है, भोजन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, उन आवश्यक पदार्थों का क्या करते हैं अपन उत्पादन करते हैं। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो फल हों, चाहे सब्जियां हों, उन आवश्यक पदार्थों का जो है उत्पादन किया जाता है। अब भोजन के लिए आवश्यक पदार्थों का उत्पादन कृषि द्वारा किया जाता है। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो भोजन कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो भोजन कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। बार बार अपन ये चीज पढ़ते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। हमें संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण प्राप्त हो सके। तो वो संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन क्या होता है? छोटी क्लासों में आपने इसकी परिभाषा पढ़ी है अच्छी तरह। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन साथ में आप नोट करते जाएंगे। ऐसा भोजन जिसमें पोषण संबंधी, ऐसा भोजन जिसमें पोषण संबंधी सभी आवश्यक घटक मौजूद हों, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। छोटी क्लासों में आपने स्टूडेंट ये भी पढ़ाया कि संतुलित भोजन के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक, जैसे हमने परिभाषा में लिखा है कि ऐसा भोजन जिसमें पोषण संबंधी सभी आवश्यक घटक मौजूद हों। तो वो सभी आवश्यक घटक कौन कौन से हैं ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, एक बार पुनः उसका अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो आवश्यक घटक है स्टूडेंट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। पहला आवश्यक घटक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन में सर्वाधिक मात्रा में शामिल किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो। ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में जो है भोजन में सम्मिलित होता है। दूसरा घटक है आपका वसा। ठीक है, इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक चीज और आपको बताना चाहूँगा कि इसी से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से ही हमें प्राप्त होती है सर्वाधिक ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भोजन है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसी से हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त। दूसरा जो आवश्यक घटक है वो है वसा। ठीक है, वसा जो है ये भोजन में कम मात्रा में ली जाती है और वसा से भी हमें क्या प्राप्त होती है स्टूडेंट्स? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और वो कब प्राप्त होती है? जब कार्बोहाइड्रेट शरीर को कम मात्रा में मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वसा द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और वसा की बहुत कम मात्रा से ही
वसा की बहुत कम मात्रा से ही अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसको भोजन में सर्वाधिक शामिल किया जाता है, जबकि वसा से भी हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाऊंगा। मान लीजिए 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम क्या है, वसा। तो इनमें से किससे ज्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वो फिर वसा से प्राप्त होगी। ठीक है, यानी दोनों की यदि समान मात्रा लें तो उसमें से वसा जो है वो अधिक ऊर्जा उत्पादन करती है। इसके बाद तीसरा जो घटक है इसमें आपका, तीसरा घटक है आपका प्रोटीन। चौथा घटक है आपका विटामिन। प्रोटीन जो है ये शरीर निर्माण में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? शरीर निर्माण में भाग लेती है। ठीक है। विटामिन जो है इसके द्वारा शरीर के जो आपके विभिन्न प्रकार के क्षारक होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उनके निर्माण में जो है विटामिन भाग लेती हैं। विभिन्न विटामिन जो हैं इनकी कमी से, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, विटामिनों की कमी से क्या होता है, शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है एक मुख्य और कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है जो कि भोजन में निश्चित रूप से शामिल होना ही चाहिए। जैसे आपने सुना है विटामिन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन आपने कक्षा 7 में पढ़ी हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स आदि। इस तरह से तो ये विटामिन जो है भोजन में अत्यधिक कम मात्रा में शामिल की जाती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही आवश्यक मानी जाती हैं, क्योंकि इनकी कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद 5वां घटक है आपका खनिज लवण। खनिज लवण जो है हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जो क्रियाएं हैं, चाहे वो मांसपेशियों में संकुचन हो या फिर तंत्र का नियमन हो, चाहे अन्य विभिन्न कार्य हों, वो सारे कार्य जो है खनिज लवणों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और इनकी कमी से भी, इसमें आवश्यक प्रमुख खनिज लवणों के बारे में भी आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। जैसे आपके आयरन की हमें आवश्यकता होती है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनकी हमें अत्यंत कम लेकिन महती आवश्यकता होती है, बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद है आपके जल व वृक्षांश। जल ये शरीर में होने वाली विभिन्न जो जैविक क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन हो या अन्य विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, वो समस्त क्रियाएं जो हैं जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। इसलिए जल हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है और प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को जो है 2 से 3 लीटर जल जो है वो पीना चाहिए। वृक्षांश इनको भी प्रमुखता से जो है भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसलिए वृक्षांश जो है इनको भी भोजन में शामिल करना आवश्यक माना गया है। तो ये प्रमुख पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश, जो कि भोजन में शामिल होने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जो है संतुलित भोजन मिल सके। अब प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित भोजन मिले, इसके लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट्स? इसके लिए आवश्यक है कि भोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए, भोजन को बड़े विस्तृत पैमाने पर जो है पैदावार इसकी की जाए। तो और पैदावार के साथ साथ इसका सही ढंग से क्या हो, वितरण हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इसको आसानी से पहुंचाया जा सके। तो हमें इस पाठ के अंदर इसका सही ढंग से यानी विस्तृत से इसका उत्पादन कैसे किया जाए, कृषि पद्धति क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हमें इस पाठ के अंदर पढ़ना है कि भोजन का या हमारे लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं उनका व्यापारिक स्तर पर या बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन कैसे किया जा सकता है। तो
बड़े स्तर पर इन सारे फसलों को उगाने के लिए कृषि कार्य संपन्न किया जाता है और इसके लिए जो है खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बात आती है कि फसल किसे कहते हैं। फसल क्या होती है? तो एक ही प्रकार के पादपों को बड़े पैमाने पर एक साथ उगाना फसल कहलाता है। एक ही प्रकार के पादपों को बड़े पैमाने पर एक साथ उगाना फसल कहलाता है। जैसे उदाहरण अपन देखें तो गेहूं की फसल कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं गेहूं की फसल। गेहूं की फसल में क्या होता है कि एक बड़ा भूखंड होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, जिसे अपन साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, खेत। तो उस बड़े भूखंड में क्या किया जाता है, सारे पादप एक ही प्रकार के होते हैं। किसके? जैसे गेहूं की फसल लगा दी, उसमें तो गेहूं के सारे पादप हैं, ठीक है। तो उस बड़े भूखंड में लगाए गए एक ही प्रकार के गेहूं के पादपों को क्या कहा जाता है? गेहूं की फसल। अब मान लीजिए उस बड़े भूखंड में एक साथ सरसों के पादप लगा दिए तो सरसों की फसल कहलाएगी। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर एक साथ जो है एक ही प्रकार के पादपों को उगाना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? फसल कहलाता है, ठीक है। अब हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो है भौगोलिक विशेषताएं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर वातावरण सम रहता है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं पर समतल क्षेत्र है। तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर अपन मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो मौसम के आधार पर, किसके आधार पर? मौसम के आधार पर, या हम कहते हैं ऋतु के आधार पर। ऋतु या मौसम के आधार पर फसलों को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले, ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं उनको। सबसे पहले जैसे रबी की फसल, कोई स्थिति ले सकते हैं। तीन फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है। तो रबी की फसल ले लिया। रबी की फसल जो है इसको कब उगाया जाता है? तो इसे अक्टूबर से और मार्च के मध्य में उगाया जाता है, ठीक है। यानी कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में उगाया जाता है। वह फसल जैसे अक्टूबर से मार्च के मध्य में उगाया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के मध्य इस फसल को उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रबी की फसल कहा जाता है। और इसे, ये ऋतु कौन सी होती है? शीत ऋतु होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें अपन, उदाहरण देखें इसमें आपके जैसे गेहूं है, सरसों है, चना, जो ये आपके क्या है? प्रमुख रूप से रबी की फसल कहलाती है। दूसरी है ऋतु के आधार पर खरीफ की।
खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है स्टूडेंट्स? तो खरीफ की फसल जो है इसे कब उगाया जाता है? जैसे जून जुलाई से और सितंबर अक्टूबर के मध्य तैयार किया जाता है। जून जुलाई में यानी बारिश के मौसम में जो है इसको लगभग ये फसल जो है हमारी पककर बोने से लेकर पककर ये तैयार हो जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है। और ये जो मौसम रहता है अधिकांश कौन सा मौसम रहता है? ये मौसम रहता है आपका वर्षा ऋतु। इसको वर्षा ऋतु में अधिकांश से बोया और उगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी फसल है आपकी जायद की फसल। आपके सिलेबस में दो ही दे रखे हैं आपको, रबी और खरीफ। तीसरी जायद की फसल है। जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल जो है इसको मार्च अप्रैल से इसे मार्च अप्रैल से और जून के मध्य उगाया जाता है। ठीक है। यानी कौन सी ऋतु हो गई है आपकी? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु में उगाया जाता है इसको? ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। इसमें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना मैं भूल गया। एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें बताइए आपके? जैसे बाजरा, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल बाजरा है, मक्का है, तिली है, मूंगफली है। ये सब आपके क्या है? खरीफ की फसलें। इस तरह जायद की फसलों में आपके जायद की फसलों में यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। इसमें आपके खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये आपके क्या है? जायद की फसल में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ऋतु या मौसम के आधार पर हमारे भारत में फसलों को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल इसे अक्टूबर से मार्च के मध्य में उगाया जाता है और वो ऋतु कौन सी होती है? शीत ऋतु होती है। और इसके उदाहरण हैं आपके गेहूँ, सरसों, चना, जौ आदि। खरीफ की फसल जो है इसे जून जुलाई से लेकर और सितंबर अक्टूबर के मध्य में जो है इसे उगाया जाता है, यानी इसे वर्षा ऋतु में जो है तैयार किया जाता है। और इसके उदाहरण हैं आपके जैसे बाजरा, मक्का, तिली, मूंगफली आदि। जायद की फसल इसे मार्च अप्रैल से लेकर जून के मध्य में इसे तैयार किया जाता है। 2-3 महीने का जो समय होता है उसमें तैयार कर लिया जाता है इसको। और इसके जो आपके उदाहरण हैं उसमें आपके खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये जो है आपके इसके सामान्य उदाहरण हैं जायद की फसल। तो इस तरह स्टूडेंट ऋतु मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। साथ ही अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स।